हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 12 की जो बायोलॉजी था इवोल्यूशन जो सबसे लास्ट चैप्टर है उसका थर्ड पार्ट पे आ गए हैं। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हो चुका है। सेकंड पार्ट हमने जो कल हाँ सर कल डिस्कस हुआ था, कल के साथ आज ही आया है। उसमें हमने जनरली छोटे छोटे टॉपिक्स एक ही टॉपिक रखा है केवल इवोल्यूशन ऑफ मैन, क्योंकि इवोल्यूशन ऑफ मैन आपका स्किप हो गया था पार्ट फर्स्ट में। तो आज हम पार्ट थर्ड लेके आए हैं आपके ह्यूमन इवोल्यूशन में। उसमें आज हम जनरल तीन चीजें डिस्कस करेंगे। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड थर्ड पार्ट है हमारा, मतलब ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स और अर्थ दोनों एक ही पार्ट में रहेगा, ठीक। और जो दूसरा हमारा है मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट 1953 का, और जो तीसरा पार्ट हमारा रहेगा एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, मतलब इवोल्यूशन के क्या क्या एविडेंस है, कैसे पता चला कि इवोल्यूशन सच में हमारे हुआ है कि नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा। तो वो हम एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन देखेंगे। ये तीन मुझे टॉपिक्स रहेंगे और चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। तो उसके बाद हो सकता है एक पार्ट इसका और रहे, पार्ट 4, जिसमें वो पार्ट 4 आखिरी पार्ट रहेगा। उसके बाद क्या होगा, इसमें टोटल जितने इवोल्यूशन में जितने भी जिस कॉन्सेप्ट से जिस टॉपिक से हो सकते थे सब क्लियर हो गया। आज हम टोटल 45 मिनट की आगे करेंगे, इससे ये बात चलेगा कि कितने मेजर इंपॉर्टेंट ये जो तुम्हारा 3 टॉपिक्स है कितना मेजर इम्पैक्ट करता है तुम्हारे एग्जाम में। मतलब कम से कम तुम्हारे 3-4 क्वेश्चन इसी से आ रहे हैं, रिपीटेड आ रहे हैं, दिखा रहा हूँ हम, ठीक है। शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे आज 45 क्वेश्चन का टारगेट है, 45 क्वेश्चन। टॉपिक टू भी कवर्ड जो होगा आज वो होगा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड अर्थ, मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट एंड एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। थोड़ा सा सिस्टम में ये भी चेंज किया गया कि अब मैं इसके बाद नीचे पीपीटी नहीं लगाया, अब मैं यहाँ पे हैंड रिटन लेके चलूंगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि कम समय में ज्यादा चीजें समझ में आ जाती है और जितना हमारे काम का उतना ही पढ़ना है, क्योंकि देश भर का वो पीएचडी इसमें नहीं करनी है, इतना करना है कि हमारा जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो सब क्लियर होता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में एक साइड यहाँ पे हो जा रहा हूँ। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स आप देखते रहिए क्या है। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन करते हैं। पहला ये एक्सप्लेन होता है बिग बैंग थियरी से। अगर बोले कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, बिग बैंग थ्योरी से एक्सप्लेन किसके किससे रिलेट करते हैं कि एक बिग बैंग थ्योरी थी जिसमें एक बहुत बड़ा एक मास कोई बॉडी था, वो फूट गया, जिसकी वजह से तुम्हारे गैलेक्सी, तुम्हारे सोलर सिस्टम्स, तुम्हारे स्टार्स ये सब बन गए और उसमें यूनिवर्स बन गया तुम्हारा, ठीक। तो उसको हम रेड करके जनरली हम उसका जो इवोल्यूशनरी ईयर है उसका कंपैरिजन हम उसी से करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का अगर हम देखें जो इवोल्यूशनरी टाइम है वो है तुम्हारा 13.8 बिलियन, या इसी को लिखते हैं 10 की पावर 9 ईयर एगो। 10 की पावर 9 ईयर एगो मतलब 13.8 बिलियन ईयर एगो। तो कहीं कहीं ये 20 भी बिलियन दिखा जा रहा है, तो ऐसे साइड बाय साइड इसको भी याद रखिएगा। 20 भी बिलियन कहीं कहीं मेंशन है, ठीक। थर्ड बताया जा रहा था कि पहले क्या था कि एक छोटी सी सिंगुलैरिटी, एक एनसीईआरटी में वर्ड दिया है सिंगुलैरिटी, मतलब सिंगल मास का कोई स्ट्रक्चर था, उसमें बहुत ज्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ गया, उसका प्रेशर बढ़ गया और बहुत सारे क्लाइमेटिक कंडीशन उसके ऊपर ऐड किए, तो ये तुरंत फट गया, तुम्हारा ब्लास्ट हो गया पूरा। थोड़ा सा बिग बैंग थ्योरी के बारे में है। ब्लास्ट होके अलग अलग चीजें फॉर्मेशन कर दिया, तुम्हारा स्टार बना दिया, तुम्हारी गैलेक्सीज बना दी, तुम्हारे सोलर सिस्टम्स बना दिए, और उसके बीच में स्पेस, और इन सबको जो पूरा मिला दोगे तुम्हारा बन जाएगा ब्रह्मांड, यूनिवर्स। तो बिग बैंग थ्योरी से बताते हैं कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक। इसमें यूनिवर्स की जो ओरिजिन दिखाई जाती है वो 13.8 बिलियन ईयर एगो दिखाई जाती है। और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में एक छोटा सा पॉइंट और ऐड करते हैं कि इसमें जब हमारा यूनिवर्स का ओरिजिनेशन हुआ, यूनिवर्स हमारा बना, उसके अंदर स्टार्स, गैलेक्सी, क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सी बनी, उसके बाद सोलर सिस्टम, प्लैनेट आए। उसमें ये बताया गया कि तुम्हारी 2 गैसेस फॉर्म हुई थी, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये 2 गैसेस फॉर्म हो गई थी तुम्हारी कब,
जब तुम्हारे यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ। कैसे फॉर्म हुई ये भी पूछा है, तो बोला गया था कंडेंसेशन, कंडेंसेशन अंडर, कंडेंसेशन अंडर ग्रेविटेशन। स्क्रीन ब्लैक कर रही है क्या? नहीं, ठीक है। कंडेंसेशन अंडर ग्रेविटेशन, क्या पीछे दिख रहा होगा क्या लिखा है? कंडेंसेशन, इधर 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 देखो, इधर ये वाला पार्ट देखो, इधर लिखा नीचे क्या लिखा है? यहाँ पे देखो, कंडेंसेशन अंडर ग्रेविटेशन। ये क्या लिखा है तुम्हारा? यूनिवर्स लिखा गया है। और इधर देखो स्पेस लिखा गया है, मतलब उसके बीच है स्पेस, और ये तुम्हारा क्या है? स्टार है। फिर तुम्हारी गैलेक्सीज बन गई इधर, फिर तुम्हारा इधर इधर देखो, इधर नीचे सोलर सिस्टम बना है, और इस पूरे पार्ट को मिला देंगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? यूनिवर्स बन जाएगा। तो यहाँ से ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर को बताया जा रहा था। इसमें दो गैसेस का फॉर्मेशन हुआ है। दो गैसेस तो यहाँ पे इधर लिखी गई है, ये देखो नीचे, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस फॉर्म हुई थी तुम्हारी। दो गैसेस यहाँ पे क्या तुम्हारी फॉर्म हो गई, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक, ये है तुम्हारा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। दूसरे पार्ट पे आते हैं, ओरिजिन ऑफ अर्थ। अब मैं यहां लिख रहा हूं ओरिजिन ऑफ अर्थ, हमारे पृथ्वी का ओरिजिन कैसे हुआ। पृथ्वी का ओरिजिन हम बताएं, ओरिजिन ऑफ अर्थ, तो इसका डेट दिया जाता है तुम्हारा ईयर 4.5 बिलियन ईयर एगो, और लाइफ का फॉर्मेशन करीब इसके 500 मिलियन ईयर बाद हुआ। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स ऐसा बताया जाता है कि पहले जो हमारा अर्थ है ना, वो प्रिमिटिव अर्थ, पुराना वाला जो हमारा अर्थ था, प्रिमिटिव अर्थ इसे बोलते हैं। इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, इसके अंदर से लावास निकल रहे थे, लावा निकल रहा था, मोल्टेन मैग्मा निकल रहा था, इसमें से मोल्टेन मैग्मा निकल रहा था। फिर जब इसका टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, टेम्परेचर नॉर्मल हुआ तो हमारा अर्थ नॉर्मल बन गया, और इसके ऊपर क्या बोलते हैं इसको, इवोल्यूशन हो गया, और लाइफ का फॉर्मेशन हो गया, बहुत सारी चीजें इसमें बन गई। और प्रिमिटिव अर्थ जो था, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, तुम्हारा इसका प्रेशर भी बहुत ज्यादा था। इसमें एक चीज और बताएं तो हमारा उस समय का जो एटमॉस्फेयर था कैसा था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा था? रिडक्शन या रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था उस समय। कैसा एटमॉस्फेयर था हमारा? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। और कुछ बातें बताई जाती है यहाँ पे, एक और चीज बताई जाती है कि उस समय क्या हुआ था कि जो हमारा H2O था, पानी, उस समय पहले इसको पानी बताने पहले समझो, पहले दूसरा चीज समझ लो। उस समय जो हमारा ऑक्सीजन, प्रिमिटिव अर्थ जो हमारे फॉर्मेशन हुआ था, तो ऑक्सीजन उस समय नहीं था, ऑक्सीजन फ्री स्टेट में नहीं था, ऑक्सीजन तुम्हारा फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं था, मतलब ऐसे जैसे इस समय सांस सब लोग ले रहे हैं हवा से, उस समय ये ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन हमेशा कंबाइंड चीजों के अंदर था। ठीक, बाद में क्या हुआ कि जब पानी आया तो वाटर, जब तुम्हारे यूवी रेज जो आती है सन से, उससे वाटर तुम्हारा स्प्लिट हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, और वहां से तुम्हारा ऑक्सीजन गैस का इवोल्यूशन हुआ। ऑक्सीजन गैस तक तुम्हारा ये ऑक्सीजन गैस इवोल्यूशन कब हुआ? जब हमारा ये अर्ली अर्थ नहीं, इसमें तुम्हारा नॉर्मल अर्थ, जब हम बात करें नॉर्मल अर्थ की, इसमें जिसपे हम रह रहे हैं, तब जाके इसका टेम्परेचर तुम्हारा हुआ, इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेटिव। तुम्हारा ये ऑक्सीडेटिव नेचर हो गया इसका। पहले कैसा था? पहले रिडक्टिव था, अब ऑक्सीडेटिव हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन हो गया। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया। तो तुम्हारा देख लो, ओरिजिन ऑफ अर्थ 4.5 बिलियन ईयर एगो, और ओरिजिन ऑफ अर्थ में ये बताया जाता है कि उसके बाद जब ओरिजिन हमारा अर्थ बन गया, उसके 500 मिलियन ईयर बाद तब कहीं जाके तुम्हारी लाइफ बनी थी। मतलब लाइफ बनी, मतलब कि समझ सकते हो कि लाइफ का तुम्हारे फॉर्मेशन हुआ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। लगभग 4 बिलियन बोल सकते हो, लेकिन 500 याद रखना क्योंकि ये डेटा तुम्हारे उसमें क्वेश्चन में तुम्हारा जो पीछे, अगर पीआरपी जो यहाँ पे पीछे लगाया हो ना, उस पर तुम्हारे दिया गया। ठीक, प्रिमिटिव अर्थ हो गया।
प्रिमिटिव क्या था, प्रिमिटिव अर्थ में जो तुम्हारा टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा था, प्रेशर, तो कलर चेंज कर लेता हूं, प्रेशर बहुत ज्यादा था, रिडक्शन एटमॉस्फेयर था, रिड्यूसिंग नेचर में था, ऑक्सीजन नहीं था, फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं था। जब तुम्हारा पानी आया तो ऑक्सीजन सॉरी तो पानी टूट गया, यूवी रे जो सनलाइट से आ रही थी उसको उसके प्रेजेंस में ये दोनों टूट गए और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसेस बन गए। ऑक्सीजन अगर नहीं था तो ऑक्सीजन किससे फिर आगे चल के रिएक्ट कर रहा था, ऑक्सीजन जब बन गया ना तो उसकी वजह से अलग अलग कंपाउंड से फॉर्मेशन, ऑक्सीजन तुम्हारा रिएक्ट करके किसी के साथ एमोनिया बना देता था, एमोनिया बना लेता था या मीथेन बना लेता था, फिर ये दोनों आपस में कंबाइन होकर फिर CO2 और वाटर का फॉर्मेशन कहीं किसी प्रोसेस से कर देते थे। तो जब ऑक्सीजन बनने की बात की कहानी, जब तुम्हारा ऑक्सीजनिक हो गया तब तो मोटा मोटा क्या समझ में आया, अगर हम प्रिमिटिव अर्थ की बात करते हैं तो हमारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, नॉर्मल कंडीशन यहाँ पे नहीं थी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, प्रेशर बहुत ज्यादा था, मोल्टेन चीजें एकदम इग्नियस रॉक मोल्टेन मैग्मा निकल रहा था इसके अंदर से। उस समय क्या था, रिडक्शन एटमॉस्फेयर था, ऑक्सीजन फ्री स्टेट में नहीं थी, हाइड्रोजन तुम्हारा जो फिर बाद में पानी ब्रेक डाउन हुआ, पानी टूट गया तुम्हारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, किसके प्रेजेंस में, यूवी रे के प्रेजेंस में, फिर ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन ऑक्सीडेटिव एटमॉस्फेयर बना तो फिर वो रिएक्ट किया अलग अलग फॉर्म से, फिर एमोनिया मीथेन बनाया, फिर ये कंबाइन करके CO2 और पानी बना दिए। फिर यहाँ पे देखो मैंने बताया कि जब नॉर्मल ऑक्सीडेशन हो रहा था, जब नॉर्मल तुम्हारा टेम्परेचर हो गया तो ऑक्सीडेटिव नेचर का हो गया था, ये इवोल्यूशन हो गया, लाइफ बन गई। ये तुम्हारा है ओरिजिन ऑफ अर्थ। अर्थ की ओरिजिन या लाइफ अगर हम पूछे, अर्थ का जो तुम्हारा इवोल्यूशनरी टाइम है वो तुम्हारा कितना है, 4.5 बिलियन ईयर है। वो यूनिवर्स की पूछे 13.8 बिलियन ईयर या अप्रॉक्सिमेट 20 भी बोला जा रहा है। ठीक, अब हम आते हैं इसके तुम्हारे दूसरे वाले पार्ट पे जिसको हम बोलते हैं मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट बहुत ही खतरनाक टाइप का एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जनरली बताया कि हमारा जो लाइफ का फॉर्मेशन हुआ वो कैसे हुआ, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट से। तो मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट कैसे होता है ये देखो, क्या क्या उन्होंने कहानी किया था उसके बारे में समझते हैं। मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट कब का, 1953 का। 1953 का एक एक्सपेरिमेंट है जिसे बोलते हैं मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट, मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। तो क्या क्या किया था इन्होंने, कहानी देखो। तो इन्होंने एक बनाया था ऐसे, आपका यहाँ पे छोटा सा बनाया था बॉइलिंग पॉइंट चेंबर, बॉइलिंग पॉइंट से बोलते थे, इसे बॉइलिंग चेंबर बनाया था। यहां से लगाई थी हीट या हीट कर, हाँ मान समझ सकते हो कि यहाँ पे हीट लगाई होगी, अभी इसके अंदर तुम्हारे बॉइल्ड वाटर आया होगा क्योंकि हमको गर्म गर्म एकदम खौलता हुआ पानी चाहिए। तो यहाँ पे तुम्हारा आ गया बॉइल्ड H2O, बॉइल्ड वाटर आ गया था। फिर ये वाटर तुम्हारा कहाँ गया, ऐसे मूव करता हुआ गया, ऐसे गया, आगे गया, ठीक, आगे गया। फिर उन्होंने यहाँ पे बनाया तुम्हारा बड़ा सा डिस्चार्ज चेंबर बोलते हैं इसको, बड़ा सा डिस्चार्ज चेंबर में 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए, इलेक्ट्रोड्स लगा दिया और इलेक्ट्रोड्स लगाने के बाद ये तुम्हारा बॉइल्ड वाटर जो तुम्हारा इसके फॉर्म में आ रहा था फिर इसमें आ जाता था। फिर यहाँ पे हल्का से उन्होंने बनाया, क्या ये बनाया यहाँ पे, तो कोई इरेज कर दे, इसको सही बन नहीं रहा। यहाँ पे उन्होंने बताया छोटा सा एक पार्ट बनाया, जैसे मान लो इसको आगे कर ले, थोड़ा सा आगे करके फिर यहाँ पे ऐसे नीचे करके फिर ऐसे इसमें मिला दिया, डायरेक्ट इसमें मिला दिया। यहाँ पे वैक्यूम क्रिएशन के लिए यहाँ पे एक छोटा सा लगा दिया और यहाँ पे उन्होंने डिस्चार्ज चेंबर बना दिया, ऐसे वाटर इनलेट बाहर करके। डिस्चार्ज चेंबर ये है तुम्हारा, ये बड़ा वाला क्या बोलते हैं इसको, डिस्चार्ज चेंबर, क्या बोलते हैं इसको, डिस्चार्ज चेंबर। और ये तुम्हारा जो ये बनाया हूं ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं कंडेंसर। क्या बोलते हैं इसको, कंडेंसर। इसमें इलेक्ट्रोड लगा दिए, दो इलेक्ट्रोड बड़े बड़े लगा दी। और इसमें कौन कौन सी गैस रखी थी वो इंपॉर्टेंट है। H2O था वेपर के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में H2O था, मीथेन था, एमोनिया थी और हाइड्रोजन था। रेशियो 2:1:2,
ऐसे ही याद रखना है इसको। मीथेन, एमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, रेशियो 2:1:2। ये था तुम्हारे मिलर और यूरे का एक्सपेरिमेंट। अब इसके रिलेटेड तुम्हारी कुछ की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स क्या है, इन्होंने टेम्परेचर कितना रखा था, तो 800 डिग्री सेल्सियस। वोल्टेज कितना दिया था, 75,000 वोल्ट था। इलेक्ट्रोड्स का जो वहां पे इलेक्ट्रोड्स उन्होंने लगाया था, उसका जो वोल्टेज जनरली इन्होंने मेंटेन किया था वो तुम्हारा 75,000 वोल्टेज था। ठीक, और इसमें और जानने की जरूरत कुछ नहीं है। कंडेंसर था, यहाँ पे कंडेंसर देख सकते हो। कंडेंसर ये है, तुम्हारा डिस्चार्ज चैम्बर ये है, इलेक्ट्रोड लगा है, मोटा मोटा ये तुम्हारी गैस है, इसमें मोटा मोटा ये ध्यान रखना है, ये बॉइल्ड वाटर सिस्टम है। और इसमें जो एक ध्यान रखने वाली चीज और है कि इन्होंने 18 डे एक्सपेरिमेंट किया था। कितने दिन, 18 डे एक्सपेरिमेंट। 18 दिन के एक्सपेरिमेंट्स पे इनको एक चीज मिला, कौन सा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ मिला। क्या मिला इनको, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में इन्होंने क्या देखने को मिला इनको, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिला ग्लाइसिन, ये नाम याद रखना है, ग्लाइसिन। इनको ग्लाइसिन मिल गया, रुक जाओ, क्या क्या इनको मिला था वो देखो, ग्लाइसिन, एलानीन, ग्लाइसिन, एलानीन है, और तुम्हारा एस्पार्टिक एसिड है। एस्पार्टिक, सॉरी एनालिन नहीं इसे बोलते, एलानीन बोलते हैं। तो तुम्हारे इसके 3 पार्ट देखने को मिले, ग्लाइसिन, एलानीन और मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एस्पार्टिक एसिड। ग्लाइसिन, एलानीन और तुम्हारा तीसरा आ जाता है एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड, तो ये तुम्हारा कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ग्लाइसिन, एलानीन और एस्पार्टिक एसिड। 18 डे एक्सपेरिमेंट से तो उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं जब 18 दिन में ये बन गया तो हो सकता है यहीं से हमारी क्या हो गया हो, और मैं इसको अगर लंबे समय तक चला दूं तो कहीं हमारा लाइफ का भी फॉर्मेशन हो सकता है। तो यही इनकी प्रोडिक्शन थी, और ये तुम्हारा मोस्ट एक्सेप्टेबल है। लोगों ने इसको बहुत स्वीकारा, बोला हाँ इनका एक्सपेरिमेंट बहुत ही सही है, ये बहुत ही सही बता रहे हैं, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट 1953 में हुआ था। एक ऐसा चेंबर बना था, वैक्यूम का यहाँ था, वाटर इनलेट का, ये छोटे छोटे वाटर इनलेट्स है, कंडेंसर, डिस्चार्ज चेंबर, कितना है, 2 इलेक्ट्रोड्स उन्होंने लगाए थे, कितना वोल्टेज था, 75,000 वोल्टेज था, मेंटेन किया था उन्होंने। टेम्परेचर कितना था, 800 डिग्री सेल्सियस। कौन कौन सी गैसेस थी, तो वाटर वेपर था, वेपर के फॉर्म में, मीथेन, एमोनिया, हाइड्रोजन, 2:1:2 ये इनका रेशियो था, और ये तुम्हारा जनरली डायग्राम है। ठीक, मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट, एक बार इसको अगर नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, कैसे दिख नहीं रहा है, मैं सामने खड़ा हूँ। ये है तुम्हारा मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। और थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, अगर ये नोट होगा तो ऊपर कर देता हूँ की पॉइंट लिख। मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट, 2 इलेक्ट्रोड्स इन्होंने लगाए, उसमें मीथेन गैस, एमोनिया गैस और हाइड्रोजन और वाटर वेपर के फॉर्म में पानी, ये सब था उसमें। टेम्परेचर कितना था, 800 था। कितने दिन का एक्सपेरिमेंट, 18 दिन का एक्सपेरिमेंट। क्या क्या बना, एलानीन, एस्पार्टिक एसिड और ग्लाइसिन, ये 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड बने। ऐसे मान सकते हैं कि जब 18 दिन का एक्सपेरिमेंट करने से ये बन गया तो कहीं ना कहीं थोड़ी देर और एक्सपेरिमेंट करने से कहीं कहीं लाइफ का फॉर्मेशन हो सकता है। इससे की पॉइंट्स यहाँ से नीचे आप देख सकते हैं कि 800 डिग्री टेम्परेचर था, 75,000 वोल्टेज था, 18 डे एक्सपेरिमेंट था। यहाँ पे देखो ये वाला 800 डिग्री तुम्हारा क्या है, टेम्परेचर है, 75,000 डिग्री 75,000 तुम्हारा वोल्टेज है, 18 डे तुम्हारा देखो ये एक्सपेरिमेंट है। फिर यहाँ देखो ये तुम्हारा आगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, ग्लाइसिन, एलानीन और एस्पार्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, और ये तुम्हारा बहुत ही मोस्ट एक्सेप्टेबल लाइफ का फॉर्मेशन हो जाता है। मोस्ट एक्सेप्टेबल है, मतलब लोगों ने बहुत इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ कहीं ना कहीं लाइफ ऐसे ही बनी हो। ठीक, उसके बाद हाँ ये अभी थैंक यू साइड बाद में करते हैं, क्योंकि थैंक यू साइड आई नहीं है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हमने देखा है अभी, और हमने मिरर यूरे एक्सपेरिमेंट के लिए 2 पार्ट हमारा हो चुका है। अब तीसरे पार्ट पे आते हैं, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के कुछ एविडेंस हैं, उसको हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आते हैं हम एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन पर। एक सेकंड,
ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स होगा, ये तुम्हारी स्लाइड हो चुकी है, मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट हो चुका है। और तुम्हारा अब तीसरा पार्ट आता है ओरिजिन बोल रहा हूँ, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। तो ऐसे ही होते हैं, यहाँ पे हम कोने में थोड़े खड़े हो जाते हैं, ऐसे ऐसे हाथ पे लिखने से सही से लिखाता नहीं, इसे यहाँ पे नीचे लिखता हूँ तो वो ऐसा लैग करने लगता है, तो ऐसे ही लिखा जा रहा है, प्रॉपर नहीं लिखा पाता इसमें। फिर भी ट्राई करता हूँ लिखने के लिए। एविडेंस ऑफ, देखो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, लिखा नहीं पा रहा है। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में क्या क्या तुम्हारे एविडेंस थे, मतलब क्या प्रूफ था। एविडेंस का मतलब क्या होता है, प्रूफ। एविडेंस का मतलब क्या क्या प्रूफ था इवोल्यूशन का। पहला प्रूफ होमो लोगस, दूसरा एनालोगस, तीसरा कनेक्टिंग लिंक, फोर्थ वेस्टिजियल ऑर्गन, पांचवा क्या तुम्हारा पांचवा को बता रहा हूं, पांचवा तुम्हारा था हाँ इम्ब्रियोलॉजिकल, देखो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। तो ऐसे हाथ से इस पे रख के लिखने की वजह से क्या होता है, ये थोड़ा सा हिल जाता है। अब नीचे भी यहाँ पे रख के लिखा तो सही लिख रहा था, लेकिन कुछ लोग कमेंट कर देंगे, कुछ लोग सोचेंगे अरे मास्टर ने मतलब देख के पढ़ा रहा है भाई साहब। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे रख के लिखता हूँ भाई, प्रॉपर दिखे, प्रॉपर समझ में आता है। वहाँ पे दिख रहा है पूरा पीछे, यहाँ पे जो एविडेंस सही से नहीं लिखा पा रहा है, हिल जा रहा है, जो कनेक्टिंग लिंक सही से यहाँ पे नहीं लिखा पाया, ठीक है। फोर्थ पैलेंटिलॉजिकल एविडेंस, ठीक। एक एनाटॉमी वाला भी होता है, एनाटॉमिकल भी होता है, लेकिन ये लेस इंपॉर्टेंट है, ये हमारे काम का नहीं है। तो आज हम इतना ही देखेंगे कि एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन में होमोलोगस, एनालोगस, कनेक्टिंग लिंक, इम्ब्रियोलॉजिकल, पैलेंटोलॉजिकल, वेस्टिजियल ऑर्गन, और ये हमारे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आते हैं हम, पहले ही आ जाते हैं होमोलोगस ऑर्गन के बारे में डिस्कस किया जाए। स्टार्ट करते हैं होमोलोगस ऑर्गन। एक सेकेंड, होमोलोगस और एनालोगस कंपेयर करके पढ़ा, तो कंपेयर करके बताने से क्या होता है, चीजें बहुत जल्दी याद हो जाती है। होमोलोगस, मैं इधर रहता हूं, होमोलोगस और एनालोगस, देखो यहाँ पे ऐसे हाथ पे लिखने की वजह से देखो हिल जा रहा है, यहाँ पे सही से नहीं लिखा पा रहा है, इसी पर रख के लिख देता हूँ, ठीक है, सही से लिख नहीं पा रहा हूँ। होमोलोगस और एनालोगस, होमोलोगस में क्या होता है, जनरली जो बता रहा हूँ उसको एकदम एग्जैक्ट छप जाना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यही तुमको एग्जांपल, अगर एग्जांपल याद करना है तो फिर क्या एनसीईआरटी में डिफिनेशन रटो, होमोलोगस एनालोगस क्या है, डिफिनेशन रटो, फिर काम फिर उसके बाद रखते रहो, दिन भर कंफ्यूज हो जाओगे, एग्जांपल याद ही नहीं होंगे। एग्जांपल तो कुछ नहीं याद करना है, सिंपल सा होमोलोगस एनालोगस के बारे में एक स्टेटमेंट बताऊंगा, इससे तुम्हारे सारे एग्जांपल देखोगे, अपने से क्लैरिफाई कर दोगे होमोलोगस है कि एनालोगस है। होमोलोगस को बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और एनालोगस को बोलते हैं कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, होमोलोगस को बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एंड तुम्हारा एनालोगस कहां पे, इधर है ना, देखो ये वाला पार्ट, एनालोगस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक। क्या ध्यान रखना है इसमें, अगर ये मान ली कॉमन ओरिजिन है तुम्हारी, इस वजह से डायग्राम समझ तो एक लाइन याद रखो बस होमोलोगस और एनालोगस के लिए,
एक लाइन, कहानी खत्म। होमोलोगस का मतलब फंक्शन डिफरेंट बट कॉमन ओरिजिन, खत्म। फंक्शन डिफरेंट कॉमन ओरिजिन, कहानी खत्म। होमोलोगस डाइवर्जेंट। एनालोगस फंक्शन सिमिलर बट ओरिजिन डिफरेंट, खत्म हो गया। होमोलोगस एनालोगस खत्म। याद ही नहीं देखा तुमको। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल से क्या मतलब है, एग्जाम्पल तो ही ध्यान रखना आप। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन करना दो, कैसे खतरनाक वाला काम हो जाता है। एक एग्जाम्पल है जो थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, वो मैं एग्जाम्पल तुमको वही डायरेक्ट क्वेश्चन कराते समय बता दूंगा कैसे उसको याद रखना है। एक ही एग्जाम्पल है वो, थॉर्न ऑफ बोगनविला एंड कुकरपटिया। ये दोनों है जो थोड़ा सा वो करेंगे तुमको, थोड़ा कंफ्यूज करेंगे, तो वही हो जाएगा, ठीक है। वही बता देंगे, फट से याद हो जाएगा। एनालोगस फंक्शन सेम ओरिजिन डिफर, होमोलोगस फंक्शन डिफर कॉमन ओरिजिन। इसके बाद मैंने क्या लिखा, होमोलोगस हो गया, एनालोगस हो गया। कनेक्टिंग लिंक्स मतलब दो चीजों के बीच में कुछ कनेक्शन होता है, जैसे रेप्टाइल्स और एप्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक्स बताया जाता है, इसको बोलते हैं आर्चियोपेट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको, आर्चियोपेट्रिक्स बोलते हैं। आर्चियोपेट्रिक्स तुम्हारा एक फंक्शनल कनेक्शन होता है तुम्हारे किसी किसी बीच में, रेप्टाइल्स और एप्स, किसी बीच में रेप्टाइल्स और एप्स। रेप्टाइल्स और एप्स के बीच में दो फंक्शनल कनेक्शन देखने को मिलते हैं, दो फंक्शन नहीं, दो लोगों के बीच में कनेक्शन होता है, दो लोगों के बीच में कनेक्टिंग लिंक्स बनता है, जिसे बोलते हैं आर्चियोपेट्रिक्स। तो आर्चियोपेट्रिक्स तुम्हारा क्या है, कनेक्टिंग लिंक होता है, ऐसा ध्यान रखो बस। इससे क्वेश्चन अभी अब तक आया नहीं है आर्चियोपेट्रिक्स किस में है, एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ध्यान रखो कनेक्टिंग लिंक्स। अगर हम कनेक्टिंग लिंक में बात करेंगे तो बस एक ही याद रखना है, इरेज करके बता देता हूं। आर्चियोपेट्रिक्स, आर्चियोपेट्रिक्स क्या है तुम्हारा, ये सही कर देता हूं। आर्चियोपेट्रिक्स जो तुम्हारा है ये फंक्शनल कनेक्शन है रेप्टाइल्स और एप्स के बीच में, दोनों कैरेक्टर इसमें मिलते हैं आर्चियोपेट्रिक्स के अंदर। ये तुम्हारा कनेक्शन लिंक, कनेक्शन लिंक में क्या है, आर्चियोपेट्रिक्स। आर्चियोपेट्रिक्स कैसा है, ये तुम्हारा कनेक्शन लिंक है किसी किसी बीच में, तो रेप्टाइल्स और एप्स के बीच में, तो कनेक्टिंग लिंक्स भी हो गया। अब आते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस पे। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस एम्ब्रियो से रिलेटेड था। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस की बात करें तो इसको अगर हम बात करें कि इसको प्रपोज किसने किया था, तो इनका नाम था अर्नेस्ट हिकल। अर्नेस्ट हिकल ने क्या बोला, एक बायोजेनेटिक लॉ, और या उसे बोलते हैं रिकैपिटुलेशन थ्योरी दिया। इससे यही पता चलता है इनके थ्योरी से, अर्नेस्ट हिकल, इन्होंने बोला कि एम्ब्रियो जो होता है वो पास ऑन होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इनका जनरल मीनिंग आप इसकी थ्योरी पढ़ोगे तो यही कहना इनका है। लेकिन एक साइंटिस्ट आ गए और जिनका नाम था कार्ल अर्नेस्ट। कार्ल अर्नेस्ट ने इनकी थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया, और डिस्प्रूव करने के बाद इन्होंने बोला कि देखो जो तुम ये थ्योरी बता रहे हो ना कि एम्ब्रियो पास करेगा वन जनरेशन टू जनरेशन, ऐसा नहीं होता, नॉट वैलिड। ये वैलिड ही नहीं है कि तुम्हारा एम्ब्रियो पास ऑन करे फ्रॉम वन जनरेशन टू
another generation. किसने डिसप्रूव किया इनकी थ्योरी को? कार्ल अर्नेस्ट थे। कौन ये थ्योरी को प्रपोज किया? बायोजेनेटिक लॉ किसने दिया? तो अर्नेस्ट हिकल। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस वाली थ्योरी अर्नेस्ट हिकल ने दिया, ठीक। बायोजेनेटिक लॉ अर्नेस्ट हिकल, डिसप्रूव किसने किया? कार्ल अर्नेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया तुम्हारा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस वाला ये पार्ट हो चुका। अब आते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स में। समझ गए ना एम्ब्रियोलॉजिकल, इतना ही ध्यान रखना, इसी से हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एम्ब्रियोलॉजिकल वाला पार्ट इतने से ही हो जाएगा। एम्ब्रियोलॉजिकल में ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि अर्नेस्ट हिकल ने बायोजेनेटिक लॉ दिया, रिकैपिटुलेशन थ्योरी दिया, सही बात है कि एम्ब्रियो पास ऑन होता है, लेकिन अर्नेस्ट हिकल का एक काम फेल हो गया और आगे कार्ल अर्नेस्ट ने बोला ऐसा कुछ नहीं होता, इनके थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया, एम्ब्रियोलॉजिकल खत्म। इसके बाद आता है तुम्हारा वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऐसे ऑर्गन थे जो हमारे एंसेस्टर्स के अंदर वर्क करते थे लेकिन हमारे अंदर काम नहीं करते, जैसे विजडम टीथ और तुम्हारी अपेंडिक्स और तुम्हारा ईयर पिना और तुम्हारा कॉक्सियल टेल बोन, ये सब वेस्टिजियल ऑर्गन है जो किसके अंदर फंक्शन इसका होता था? फंक्शनल इन एंसेस्टर, हमारे अंदर लेस फंक्शन होता है। ये किसके अंदर फंक्शन था? हमारे पूर्वज जो एंसेस्टर थे उनके अंदर, अब हमारे अंदर नहीं होता। जैसे उनके अंदर टेल देखने को भी मिलती थी, ईयर पिना, अपेंडिक्स, और ये हमारे अंदर होता भी तो नॉन फंक्शनल की तरह उसको नॉन फंक्शनल ही लेते हैं, ठीक। तुम्हारा ये वेस्टिजियल ऑर्गन भी का पार्ट हो चुका है। अब हम आते हैं किसके पार्ट पे? वेस्टिजियल हो गया। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस सबसे लास्ट वाले पार्ट पे आ जाते हैं। पैलेंटोलॉजिकल क्या है देख लो, थैंक यू वाली साइड ऊपर ही आ जा रही है बार बार, इसको नीचे कर देते हैं। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में जनरली हम लेयरिंग का बात करते हैं। एक ही चीज ध्यान रखो, अगर पैलेंटोलॉजिकल आएगा तो इसमें हम लेयर बाय लेयर कंपैरिजन करते हैं फॉसिल फ्यूल का। जैसे मान लो अगर एक लेयर देख लें, ऐसे लेयर बना दें हम, मान लो यहाँ पे तुम्हारा ऐसा कुछ हड्डी बना दिया गया है या कुछ ऐसा सबस्टेंस है, यहाँ पे तुम्हारा ऐसा कुछ खपोर टाइप का बना दिया गया, ठीक। यहाँ पे कोई छोटा मोटा ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहा है तुमको, और यहाँ पे कुछ और पार्टिकल्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग। मान लो तुम्हारी हड्डी बना दिया मैंने, ये बोन्स दिख रहे हैं, तो ये लेयर बाय लेयर कंपैरिजन होता है। जो ये लेयर पता है किसका? अर्थ लेयर है, तुम्हारी अर्थ की लेयरिंग है 1 by 1, कि इस वाले पे जाओगे तुमको ये देखने को मिलेगा, ये देखने को, तो लेयरिंग बाय लेयरिंग हम लोग कंपैरिजन करते हैं, उसे बोलते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। और इसमें एक पूछता है कि कौन सी चीजें, कौन सी फॉर्म मिलती है, तुम्हारा मोल्टेन मैग्मा होगा, इग्नियस रॉक होगी, सेडिमेंट्री, तो इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखना सेडिमेंट्री होता है। इस पैलेंटोलॉजिकल में जनरली हमको जो रॉक मिलती हैं खोजने पे वो सेडिमेंट्री रॉक्स बस। और एक और एविडेंस ध्यान रखो, तो ध्यान रख सकते हो, एक और एविडेंस जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, अगर ध्यान रखो, उसे हम बोलेंगे बायोकेमिकल एविडेंस। बायोकेमिकल एविडेंस में क्या था? जनरली हमारे इस एविडेंस में हम सिमिलरिटीज ऑफ प्रोटीन और जीन्स की सिमिलरिटी देख रहे थे, और हमने कुछ प्रोटीन्स को भी डिस्कवर्ड किया, जैसे ट्रिप्सिन एक एंजाइम था जो कि कॉमन था वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। ये है तुम्हारा वाइंड अप पूरा एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। बायोकेमिकल एविडेंस हमने सिमिलरिटीज प्रोटीन्स के एंजाइम्स से देखी,
सबसे बेस्ट एंजाइम जो हमने देखा ट्रिप्सिन, जो कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों में था। इम्यूनोलॉजिकल में हमने देखा एर्नेस्ट हैकेल ने बायोजेनेटिक लॉ दिया बायोलॉजिकल एविडेंस पे, और बोल सकते हो तुम उसमें कौन सी थ्योरी दिया था उन्होंने इम्यूनोलॉजिकल में, बायोजेनेटिक लॉ और रिकैपिटुलेशन थ्योरी दिया था इन्होंने। उसकी बेसिस पे बोला कि इम्ब्रियो पास करेगा लेकिन नहीं करता, और जो तुम्हारा कार्ल अर्नेस्ट है उन्होंने क्या किया, इनकी थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया। तो ये तुम्हारे एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन थे जो कि वाइंड अप हो चुके हैं। तीनों पार्ट हमने डिस्कस कर लिया। अभी हमारा थैंक यू वाला पार्ट अभी नहीं आएगा ये, क्योंकि हमें वेकेशन करना है, तो आप इसको थोड़ा सा कट करते हैं इधर और आ जाते हैं हम अपने इवोल्यूशन वाले पार्ट। इवोल्यूशन का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है इवोल्यूशन पे, सॉरी इवोल्यूशन बोल रहा हूं, आपका जो आज का टॉपिक है उसके हिसाब से। Which of the following correct option the timeline of universe, earth and life? यूनिवर्स का हमने बोला था आपको 13.8 या 20 या याद करके चलेंगे। अर्थ का हमने 4.5 बताया था, और लाइफ उसके 500 मिलियन साल बाद आई थी, तो अप्रॉक्स हम इसको 4 मान सकते हैं, 4.2 ऐसे इसके हिसाब से मान सकते हैं। तो देख लो यहाँ पे 13.8 दिया है, 4.5 दिया है, 20 दिया है, लेकिन हम मार्क के चलते हैं BC। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम ये वाला ले लें लाइफ वाला, अप्रॉक्स में 4 ही पॉइंट ले ले बिलियन, तो देखो यहाँ पे 2 है तो ये गलत हो जाएगा, 2 गलत हो जाएगा, 4.5 देखो यहाँ पे ये सही है, यहाँ पे लेकिन 4.5 दे दिया, ऑप्शन 1 लॉक हो जाएगा। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा, जो 26 का पार्ट है, नहीं 2026। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से व्हाट कॉज टेम्परेचर ऑफ द प्रिमिटिव यूनिवर्स टू फॉल डाउन? क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से हमारा जो प्रिमिटिव अर्थ था उसका टेम्परेचर धीमे 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 घटता चला गया, और वो क्या हो गया, नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया। उसका कॉज था तुम्हारा रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स यहाँ पे थोड़ा सा लिखना, यहाँ पे कट गया लगता है क्या, अच्छा हाँ से, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, हमारा यूनिवर्स धीमे 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 क्या हो रहा था, ये एक्सपेंड हो रहा था, धीमे धीमे एक्सपेंड होने से क्या हुआ कि हमारा जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो धीमे धीमे घटता चला गया, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया। तो थर्ड ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2023 का क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ स्पोर एज अ यूनिट ऑफ लाइफ फ्रॉम अदर प्लैनेट टू अर्थ इज एन एसेंशियल एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस थ्योरी। मतलब लाइफ कहीं और से आ गई किसी और प्लैनेट से, ये तुम्हारा थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ है, जो कि अभी डिस्कस नहीं हुआ है, वो पार्ट बचा हुआ है। तो इसका मैं आंसर तुम्हें बता देता हूँ। ये थ्योरी जो है तुम्हारा, ये फोर्थ या थर्ड थ्योरी है, जिसमें पैनस्पर्मिया बोलते हैं या इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी। मतलब उन्होंने ऐसा बताया था, आरएनए थ्योरी है, उन्होंने बताया कि लाइफ किसी और प्लैनेट से आ गई थी। तो ये तुम्हारा ऐसा डायरेक्ट रखो, ये बोनस क्वेश्चन की तरह तुम्हारे। फोर्थ क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मेनी ईयर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ डिड लाइफ अपीयर ऑन दिस प्लैनेट? 500 मिलियन ईयर अगो डायरेक्ट, अभी मैंने बताया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग टू द ओरिजिन ऑफ और लाइफ ऑफ अर्थ? यूनिवर्स की ओरिजिन 20, हाँ ये ठीक है। इनकरेक्ट बताना, ध्यान रखो, इनकरेक्ट पूछा है तुमसे, इसको नीचे ले लेते हैं। यहाँ पे अर्थ जो हमारा, अर्थ के फॉर्मेशन के बाद हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट, हाँ ये भी तुम्हारा सही है। और लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन, हाँ ये भी सही है। और ये बोल रहा है कि ओजोन लेयर पहले से बनी हुई, प्रिमिटिव अर्थ नहीं बनी है। जब हमारा प्रिमिटिव अर्थ था तो उसमें तो बहुत हाई टेम्परेचर था, उसमें ओजोन कहाँ था? तो ये तुम्हारा सी लॉक कर देना, यही इनकरेक्ट। इनकरेक्ट इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 6वां बताओ, फॉर विच कंडीशन, अच्छा प्रिमिटिव अर्थ का टेम्परेचर कैसा था? हाई था, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, वोल्केनिक रिएक्शन हो रहे थे, और रिड्यूसिंग इन नेचर था। हाई टेम्परेचर वोल्केनिक स्टॉर्म्स, रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है। लो टेम्परेचर नहीं होगा, हाई टेम्परेचर एब्सोल्यूट वैक्यूम नहीं, ये कुछ है नहीं, ऑप्शन 1 लॉक हो जाएगा। हाई टेम्परेचर वोल्केनिक स्टॉर्म्स एंड रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर कैसा था? रिडक्शन वाला था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक। 7वां, इन सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी अर्थ वाज फाउंड बाय, अर्थ कब बनी? मतलब ये जनरेट तुम्हारे इवोल्यूशनरी टाइम पूछा है अर्थ का, तो 4.5 कहाँ गया? बिलियन, बिलियन, ये देखो ऑप्शन सही हो जाएगा सी, 7वें का। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूलर वो था, स्टेट था या बोल सकते हो, जो कि फ्रीली एब्सेंट था अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ में? सब कुछ फॉर्मेशन हो गया था, कौन सी ऐसी मॉलिक्यूल्स या कौन सा ऐसा कंपाउंड, कौन सा ऐसा इसमें से ऑप्शन में था? ऑप्शन जो दिया गया है ऐसा कौन सा है जो फ्री स्टेट पे नहीं था, बाद में पानी के टूटे हुए से बना? वो तुम्हारा हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन सी।
8वें का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, प्रिमिटिव गैस लाइक हाइड्रोजन हीलियम हो भाई साहब, हाइड्रोजन हीलियम कंडेंस अंडर द किसकी फोर्स से? मैंने जस्ट पीछे बताया, हाइड्रोजन हीलियम कंडेंस अंडर द ग्रेविटेशन। ऑप्शन, ग्रेविटेशन इरेज हो गया, ग्रेविटेशन, ठीक, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेविटेशन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ग्रेविटेशनल फोर्स को सही कर देता हूं। ऑप्शन बी, 9वें का हो जाएगा ग्रेविटेशनल एनर्जी से, फोर्सेस की वजह से। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाटर वेपर स्प्रेड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑन अर्ली अर्थ बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज? H2O मैंने बताया पीछे, यूवी रेस की प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो गया। ऑप्शन सी। 10वें का कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, ओपरे एंड हल्डाने थ्योरी, जो कि केमिकल इवोल्यूशन, केमिकल फैक्ट था, उसकी वजह से बताया था ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो कि मैंने डिस्कस नहीं किया है, ये बोनस क्वेश्चन है, इसका मैं ऑप्शन पहले बता देता हूँ कि ये तुम्हारा केमिकल इवोल्यूशन था फॉर नॉन ऑर्गेनिक या नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से। इनकी थ्योरी जनरली नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स हो सकते हो, जितने तुम्हारे कंपाउंड, पहले मैंने बताया कि मेटल बनेगा, मेटल के बाद कंपाउंड, कंपाउंड के बाद ऐसे कुछ मॉलिक्यूल, फिर ऐसे फॉर्मेशन होते होते फिर तुम्हारा एक प्रोबायोटिक सेल के नॉन सेलुलर सेल बनेगी, वो तुम्हारे अलग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following compounds were likely to be first formed on the primitive earth result of the hydrogen reactions? क्या बना था जो हाइड्रोजन रिएक्शन करके फिर तुम्हारे चीजों का फॉर्मेशन हो रहा था? अमोनिया, मीथेन हो गया, फिर वो दोनों कंबाइन होकर CO2 और ऑक्सीजन बना, CO2 और वाटर बना रही थी, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अमोनिया, वाटर एंड अमोनिया, ARPMP 2004 का। क्वेश्चन नंबर 13, द क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्लेम्स दैट अर्थ इज अबाउट हाउ मेनी ईयर ओल्ड? तो तुम्हारा 4000 साल पुराना है। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी के हिसाब से अगर बात करें, जो कि ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरी है, फर्स्ट थ्योरी है, वो अभी पार्ट डिस्कस नहीं हुआ है, तो ये भी तुम्हारा एक तरह से बोनस क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है, इसको डिस्कस कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, लाइट हाइड्रोजन गैस एस्केप्ड इनटू स्पेस फ्रॉम द प्रिमिटिव अर्थ। क्यों लाइट जो हाइड्रोजन गैस थी क्यों इस प्रिमिटिव अर्थ से गायब हो गई? क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव नहीं, ये तो नहीं होगा। कन्वर्ट इंटायरली इनटू वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो गई, इससे ऊपर जा रहा था, नहीं, जो दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कंबाइन होगा तब ना कहीं बनेगा। इट वाज लाइट गैस एंड अर्ली अर्थ लैक्स सफिशिएंट एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी। ये ऑप्शन थर्ड, बहुत ही हल्की गैस होती है, इसलिए गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उड़ जाती है, इसलिए हाइड्रोजन में तुम्हारा बहुत ही लाइट है, तो ऊपर की तरफ से मूव करिए। क्वेश्चन नंबर 15, द अर्ली रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर वाज ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर प्राइमरी ड्यू टू द इमर्जेंस ऑफ। ऑक्सीडाइजिंग किसकी वजह से बना? जब ऑक्सीजन का इमरजेंस हो गया, तो कहां पे लिखा है? हाइकान, यहाँ पे, यूवी मेडिएटेड वाटर स्प्लिटिंग एंड लेटर ऑक्सीजनिक लाइफ। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन आने की वजह से ये ऑक्सीडेटिव हो गया, ऑक्सीजन नहीं था तो रिडक्टिव था। क्वेश्चन नंबर 16, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड नॉट ऑब्जर्व बाय द मेयर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट के हिसाब से? ग्लाइसिन था, एलानिन था, एस्पार्टिक था, न्यूक्लिक एसिड नहीं था, ऑप्शन सी उसे हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, 17वां क्वेश्चन, इनके एक्सपेरिमेंट डिस्चार्ज ट्यूब में क्या क्या वेरिएशन थी? मीथेन गैस, अमोनिया, हाइड्रोजन था, वाटर वेपर, 800 डिग्री टेम्परेचर था। ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या लगाया? अमोनिया था तो ये अमोनियम बना दिया था, ऑप्शन ए सही है, क्योंकि मैंने जो सीक्वेंस बताया उसी हिसाब से। रेशियो क्या होता है इधर रखना, 2:1:2। क्वेश्चन नंबर 18, देखो टेम्परेचर से क्वेश्चन पूछा 2021 में, कितना टेम्परेचर? 800, डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, which one of the following substance was synthesized by the scientist in similar experiment? मिरर एक्सपेरिमेंट में क्या सिंथेसिस हुआ था? सिंपल तुम्हारा जाएगा सुगर, नाइट्रोजन बेस, पिगमेंट्स और फैट्स, खत्म, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, जो इसका जो आ गया क्वेश्चन उसी पे आ गया, बताओ इसका रेशियो कितना हो जाएगा? मैंने तुमको बताया 2:1:2, अभी जस्ट पीछे बताया हूँ, ऑप्शन नंबर सी लॉक करो। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, द इलेक्ट्रिक स्पार्क डिस्चार्ज ट्यूब में क्या हुआ था? हम वो क्यों लगाए थे? यूवी रेज प्रोडक्शन करने के लिए? नहीं भाई साहब। वोल्केनो कहलाना था? नहीं।
इंटरनल सोलर हेडिंग करना था नहीं। लाइट स्टॉर्म्स, वो क्या लिखा वहां पे, यहाँ पे लिखा हुआ लाइट स्टॉर्म्स, लाइट स्टॉर्म्स, ऑप्शन सी लाइट स्टॉर्म्स। इंडस्ट्रियलाइजिस्ट and researchers look at the Miller experiment as the concrete proof for which theory? मिलर और यूरी का जो एक्सपेरिमेंट था वो किसके लिए यूज हुआ था, क्या बना था लास्ट में, कोई केमिकल सब्सटेंस बना था, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो केमिकल इवोल्यूशन है। ये कौन सा क्वेश्चन था तुम्हारा 22। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। क्या पूछ रहा है, कौन सी गैसेस का फॉर्मेशन हुआ मिलर और यूरी में? कितना बार मिलर और यूरी एक्सपेरिमेंट में क्वेश्चन आ रहा है, कौन कौन सी है? ऑप्शन बी वाला दिख रहा है, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, पानी, खत्म। क्वेश्चन नंबर 24, मिलर और एक्सपेरिमेंट फिर आ गया। केमिकल ओरिजिनेशन ऑफ लाइफ है इन विच, किस ईयर में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, तो 1953। क्वेश्चन नंबर 24 खत्म। क्वेश्चन नंबर 25 ये थोड़ा सा हट के है, डायरेक्ट याद रख सकते तो याद रख लो। एमिनो एसिड के सिंथेसिस मिलर एंड यूरी एक्सपेरिमेंट जो डिस्कस किया गया था उसमें बायोकेमिकल मेथड में हम ऐसा कौन सा मेथड यूज करते हैं जिसकी वजह से जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, तो तुम्हारा है पेपर क्रोमेटोग्राफी, इसको डायरेक्ट लर्न कर दो। सो क्या करोगे, डायरेक्ट लर्न कर लो। क्वेश्चन नंबर 11, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, पेंगुइन और डॉल्फिन हो सेम काम है स्विमिंग करना, फंक्शन सेम हो गया, फंक्शन सेम हो गया, एनालोगस। एनालोगस का मतलब कन्वर्जेंट, खत्म, देख रहे हो। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन दोनों का फंक्शन क्या है, एक है स्विमिंग करना, फंक्शन सेम होगा, ओरिजिन डिफर, एनालोगस मतलब कन्वर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 12, थॉर्न्स ऑफ बोगनविला एंड कुकुरबिटिया, सी याद रखना, ये क्लाइंबिंग के लिए यूज करता है अपने थॉर्न्स को, और ये थॉर्न्स ये अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज करता है, तो दोनों का फंक्शन डिफर है, तो मतलब ये जाएगा तुम्हारे होमोलोगस में। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स, दोनों का काम क्या है, उड़ना ही है, फंक्शन सेम है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। फोर लिम्स ऑफ बैट, ह्यूमन एंड चीता एंड मैन, इनका फंक्शन डिफर है, कॉमन ओरिजिन तुम्हारा किसमें जाएगा, होमोलोगस में। इसको तुम विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, दोनों का फंक्शन सेम है, तो ये एनालॉगस में भी जा सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन था, यह है जैसे मैच किया उससे देख काम खत्म हो जाएगा। ये होमोलोगस और कन्वर्जेंट का मतलब एक ही होता है, चाहे एनालॉगस बोलो चाहे कन्वर्जेंट बोलो, बात एक ही। क्वेश्चन नंबर कितना चलेगा, 25, 26, 27, 28, 28 पे आ गए हम। बताओ कौन सा रिप्रेजेंट करता है एनालॉगस ऑर्गन को, एनालॉगस मतलब फंक्शन सेम, इसका फंक्शन डिफर ये नहीं होगा। फोर लिम्स ऑफ व्हेल एंड बैट, ये स्विम करता है, ये भी नहीं होगा। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, दोनों काम देखना ही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 28 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, फोर लिम्स ऑफ मेनी वर्टिब्रेट्स, इसका एग्जांपल अगर सिमिलर स्ट्रक्चर, देखो सिमिलर स्ट्रक्चर फोर लिम्स के हैं, स्ट्रक्चर सिमिलर है, सिमिलर स्ट्रक्चर है मतलब फंक्शन सिमिलर है, ओरिजिन डिफर है, तो तुम्हारा हो जाएगा एनालॉजी। सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ बोन, 1 सेकंड रुको 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 रुक जाओ, गड़बड़ हो गई, क्या बोल रहा है, सिमिलरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर ऑफ फोर लिम्स ऑफ बैट, चीता, मैन, ह्यूमन, इन सबका फोर लिम्स से जो बनावट है, रेडियस, अल्ना, कार्बन, मेटाकार्बन, ये सब सेम है, लेकिन फंक्शन लेकिन इस पर डिफरेंट है, ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल चीजें हैं, स्ट्रक्चर से बात कर ले रहा है ना ये, तो इसका तुम्हारा आंसर होमोलोगस का ही होगा। होमोलोगस में एग्जांपल है फोर लिम्स के बारे में, इनका फोर लिम्स की बनावट अंदर की सेम है लेकिन फंक्शन डिफर है, कॉमन ओरिजिन है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 30, स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन है, पोटैटो तुम्हारा स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ठीक, इसे हम शकरकंद बोलते हैं, दोनों का काम है फूड स्टोरेज का काम, फंक्शन सेम हो गया, एनालॉगस, खत्म। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ तक हमने 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा स्लाइड चेंज करते हैं, जितने अभी तुम्हारा कितना 15 क्वेश्चन बचा है, 45 हो जाएगा, उसको कर लेते हैं। स्लाइड चेंज करते हैं और इवोल्यूशन पे पार्ट 1 हो गया, इवोल्यूशन का पार्ट 2, 30 क्वेश्चन हो गया था यहाँ पे, 31 नंबरिंग गड़बड़ थोड़ा हो गई है, 31 बताओ इन सभी सेट्स में से बताओ होमोलोगस ऑर्गन कौन सा है। होमोलोगस ऑर्गन का मतलब क्या समझे थे, होमोलोगस का मतलब फंक्शन डिफर, कॉमन ओरिजिन,
ये देखो सी दिख रहा है, इन सबका फंक्शन डिफर है, ओरिजिन कॉमन है, ऑप्शन सी लॉक कर दो, दोनों का फंक्शन डिफर है। विंग्स ऑफ बर्ड्स, क्वेश्चन नंबर 32। विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट, दोनों काम क्या है? उड़ना, फंक्शन सेम। फंक्शन सेम का मतलब एनालोगस, कन्वर्जेंट, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाओ। इंडस्ट्रियल मिनरलाइजेशन ऑब्जर्व किया गया था, एक साइंटिस्ट इनका नाम दिया गया है, उससे क्या पता चला था कि इंडस्ट्रियल जब मिनरलाइजेशन हुआ था उसमें जो बॉथ जो था तुम्हारा, वो सॉरी मोथ बोलते हैं, मोथ एक थोड़ा सा वेस्ट टाइप का इंसेक्ट है, उसकी जो पॉपुलेशन कम ज्यादा हो रही थी, उसमें हम जनरली नेचर सिलेक्शन की बात करते हैं, ऑपरेट बाय द साइंटिफिक। ये तुम डार्विन फिंचेस से करके तुम्हारा टॉपिक है डार्विनिज्म 3, उससे पढ़ोगे तो तुम्हारा एक तरह से बोनस क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन लगा देना, ऑप्शन सी सही है, बोनस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द होमोलोगस, होमोलोगस का मतलब फंक्शन डिफर, कॉमन ओरिजिन, ये देखो ऑप्शन सी दिख रहा है, फंक्शन दोनों का डिफरेंट है, एक क्लाइंबिंग है, सी से नाम है तो क्लाइंबिंग हो जाएगा, ये तुम्हारा दिख रहा है दूसरा वाला प्रोटेक्शन हो जाएगा, फंक्शन डिफर होगी। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ कैट, दोनों काम क्या है? फंक्शन एक ही है, फंक्शन सेम होगा, देखने का काम, चाहे आई ऑफ ऑक्टोपस है चाहे आई ऑफ मेमल्स, फंक्शन सेम, एनालोगस, कन्वर्जेंट, ऑप्शन बी। 20वां नहीं क्वेश्चन है ये, 35 है, 35 का ऑप्शन बी। 36 पे आ जाओ। डिस्क्राइब द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? होमोलोगस, होमोलोगस मतलब फंक्शन डिफर, फंक्शन डिफर का मतलब समझते हो यहाँ पे, डिफरेंस स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग फंक्शन डिफर प्लस कॉमन एंसेस्टर, ऑप्शन फर्स्ट। 36 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर पहला, AIPMT 2012। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है ये? सिमिलर फिनोटाइप एडेप्टेशन, फंक्शन फिनोटाइप का मतलब ऐसा समझ लो फंक्शन सेम है, फंक्शन सेम पे मैंने क्या बताया? एनालोगस, कन्वर्जेंट, कहां दिख रहा है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, खत्म। 37 का बी, 37 का बी। 38 किसी जियोलॉजिकल एरिया की, जियोग्राफिकल एरिया की बात कर रहा है जहां पे क्या है? पॉइंट लेटरली रेडिएटिंग फ्रॉम हैबिटेट की वजह से, इसमें आपका हो जाएगा तुम्हारा क्या? अरे ये हो गया, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, किसी एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया से, वहां से स्पीसीज का क्या हो, वो कहीं से उड़ के कहीं और चला, जैसे डार्विन फिशेस था तुम्हारा, एक गलापागोस आइलैंड से उड़ के किसी और पे चलेगा, क्या है ये? एक सिंगल ग्रुप से किसी चीज का मूवमेंट हो रहा है, जिसे एडाप्टिव रेडिएशन बोलते हैं, जो मैंने डिस्कस कर दिया, ऑप्शन सी से हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 39। डार्विन फिंचेस आर एग्जांपल ऑफ, एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ, बताओ किसका है डार्विन फिंचेस, बताओ। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, फिंचेस तो मतलब जो उसमें जो तुम्हारे बर्ड्स हैं वो एक ही कैटेगरी है, ओरिजिन सेम है, लेकिन उनका फंक्शन अलग है, कोई कुछ और काम कर रहा है, कोई और कुछ और काम कर रहा है, तो एडाप्टिव रेडिएशन भी है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी है। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40 बताओ, इसमें करेक्टली रिप्रेजेंट करो, क्या दिख रहा है? देखो विंग्स ऑफ हनी बी एंड क्रो, दोनों का काम वही है, फंक्शन सेम है, तो होमोलोगस नहीं होगा, अरे आप बी ऑप्शन दिख रहा है, सीधा होगा, होमोलोगस एग्जांपल है, होमोलोगस फंक्शन डिफर, तो फंक्शन दोनों का डिफर, जो सी वाला है वो क्लाइंबिंग के लिए, ये प्रोटेक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 41 इंपॉर्टेंट एविडेंस फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कौन करता है? ये तुम डायरेक्ट इसको याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट याद रखना, होमोलोगस और वेस्टिजियल ऑर्गन, होमोलोगस और वेस्टिजियल ऑर्गन, ये तुम्हारा ओनली नहीं होगा, ओनली एनालोगस नहीं, ये भी नहीं होगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट लर्न कर लो इसको, क्या करो? डायरेक्ट लर्न कर लो। 40, 41, 42 होमोलोगस बताओ, होमोलोगस फंक्शन डिफर कॉमन ओरिजिन, देख लो कौन सा है? पेक्टोरल फिन्स ऑफ फिश एंड फोरलिम्स ऑफ हॉर्स, फंक्शन डिफर हो गया, फंक्शन डिफर हो गया ना, तो गया फंक्शन डिफर है, देखो। विंग्स ऑफ बैट एंड बटरफ्लाई, फंक्शन सेम होगा, ये नहीं होगा। लंग्स ऑफ रैबिट और गिल, सांस लेने काम करता है, ये भी नहीं होगा। विंग्स ऑफ ग्रेसहोपर चैप्रो, फंक्शन सेम है, उड़ने के लिए काम आएगा, ऑप्शन फर्स्ट। उसका फिन से स्विम करेगा, और ये फोर लिम्स ऑफ जो हॉर्स है वो दौड़ने के काम आएगा। कितना हो गया? 43 क्वेश्चन। प्रेजेंस ऑफ गिल्स इन टेडपोल क्या इंडिकेट करता है? कि कहीं ना कहीं हमारा इवोल्यूशन, मेढकों का जो इवोल्यूशन है कहीं ना कहीं मछलियों से हुआ है। तो फ्रॉग इवॉल्व फ्रॉम द गिल्ड एंचेस्टर फिश, ऑप्शन सी। इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। 43 का कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। 44 अर्निस्ट हिकल, जो कि एक एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट बताया था इन्होंने कि एम्ब्रियो पास ऑन करता है,
लेकिन कौन इसकी थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया, कौन रिजेक्ट कर दिया? कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर। खत्म। 44 लास्ट क्वेश्चन आज का 45। फोसिल्स आर जनरली फाउंड इन टाइप्स ऑफ रॉक सर्विंग पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। उसमें हाँ मैंने बताया ऐसे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में कौन सी रॉक पूछेगा? इग्नियस, मेटामॉर्फिक, मोल्टन मैग्मा, कौन सा? सेडिमेंट्री रॉक। ऑप्शन सी AIPMT 2000। आ गए हमने द एंड पे। तो ये हमारा PRT पूरा टोटल खत्म हो गया। आज 45 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। 45 हमारा डन हो चुका है। कौन से पार्ट था हमारा? जितना जो आपने टॉपिक बताया था उसके पार्ट उसके हिसाब से हो गया। ठीक। तो अगला पार्ट इवोल्यूशन का एक लास्ट पार्ट आएगा, जो कि मान लो थर्ड पार्ट है, तो फोर्थ पार्ट आएगा जो नेक्स्ट पार्ट जो भी आएगा इवोल्यूशन पे, उसमें चैप्टर तुम्हारा इवोल्यूशन पूरी अच्छी तरीके से हर एक टॉपिक उसमें हर टॉपिक के साथ तुमने आप ट्यूशन कर चुके हैं और ये फाइनली इवोल्यूशन चैप्टर आपका डन हो जाएगा। ठीक। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।